बहुत सारे डायनेस्टीज़ आए गए, बहुत सारे लोगों ने रूल किया, लेकिन जो उसमें से इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज़ थे उसी के बारे में अभी हम लोग सोशल साइंस में एक एक चैप्टर करके पढ़ रहे हैं। हमने मौर्यंस के बारे में पढ़ा था, मौर्यंस के बाद आए थे संगा डायनेस्टी वाले, और संगा के बाद आए थे कुशन्स। कुशन्स जो थे इन्वेडर्स थे और वो लोग बाहर से आए थे और उन्होंने इंडिया पे रूल किया था। कुशन्स के ख़त्म होने के बाद कोई भी बड़ा एम्पायर नहीं आया था इंडिया में, लेकिन सैकड़ों सालों के बाद एक बड़ा एम्पायर निकल कर आता है जिसका नाम होता है गुप्ता एम्पायर, और इसी के बारे में हमें चैप्टर 16 में डिटेल में पढ़ना है। इससे पहले मैंने डीएवी क्लास 6 के जितने सारे वीडियोस बनाए हैं सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में है, वहाँ से जाके सारे वीडियोस को देख सकते हो। और अगर वीडियोस हेल्पफुल लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से डीएवी क्लास 6 के वीडियोस आते रहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में, और उसके बाद हम इसके 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहले थे चंद्रगुप्त वन, उसके बाद आए थे समुद्रगुप्त, और उसके बाद तीसरे रूलर थे चंद्रगुप्त टू। ये दोनों अलग अलग रूलर हैं, इनके नाम में 1 और 2 लगा हुआ है डिस्टिंग्विश करने के लिए। और उसके बाद ये जो चंद्रगुप्त है, ये चंद्रगुप्त मौर्य से बिल्कुल अलग है। नाम सेम है, फर्स्ट नेम सेम है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी में थे और ये हैं हमारे गुप्ता एम्पायर में, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत करना। उसके बाद हम लोग गुप्ता एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, रिलीजियस कैसा था उस समय वैल्यूज़, उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर, नेक्स्ट लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब टॉपिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और फाइनली लास्ट में हम लोग देखेंगे कि गुप्ता एम्पायर को हम लोग गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है गुप्ता एम्पायर के बारे में, उसको हम लोग रीड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है यू हैव रीड इन द अर्लियर चैप्टर अबाउट कुशन रूलर्स। पिछले चैप्टर में हमने कुशन रूलर्स के बारे में पढ़ा था। वैसे पिछले चैप्टर का वीडियो अभी तक नहीं आया, लेकिन वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। तो कुशन रूलर्स तक हम लोग पहुँच चुके थे हिस्ट्री में। कुशन से पहले आए थे संगा डायनेस्टी, और संगा से पहले मौर्यंस आए थे। मौर्यंस के बारे में मैंने पूरा पढ़ा दिया है। द लास्ट पावरफुल रूलर वाज वसुदेव, और कुशन डायनेस्टी के सबसे लास्ट रूलर और पावरफुल रूलर थे वसुदेव। देयर आफ्टर देयर वाज नो लार्ज एम्पायर इन इंडिया फॉर फ्यू सेंचुरीज, और उसके बाद कुछ 100 सालों तक कोई भी बड़ा एम्पायर नहीं आता है, लेकिन उसके बाद एक बड़ा एम्पायर इमर्ज होता है जिसका नाम होता है गुप्ता एम्पायर। द नेक्स्ट लार्ज एम्पायर वाज द गुप्ता एम्पायर। इट वॉज स्टेबलाइज्ड बाई श्री गुप्त इन 275 CE, और ये स्टेबलाइज किसके द्वारा होता है? श्री गुप्त के द्वारा। वही इसको स्टेबलाइज करते हैं 275 कॉमन एरा में। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच गुप्त। ही रूल्ड फ्रॉम 280 CE टू 319 CE, और श्री गुप्त के बाद आ जाते हैं घटोत्कच, और वो रूल करते हैं 280 से लेकर 319 CE तक। ये 0 के बाद का बात हो रहा है, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का यहाँ पे बात हो रहा है। However, not much is known about these two rulers, लेकिन इन दोनों रूलर्स के बारे में ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं है। हमें जो पता है चंद्रगुप्त वन के बारे में, वहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूलर है गुप्ता डायनेस्टी में कौन? चंद्रगुप्त वन। ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त वन दूसरे हैं। ही सक्सीडेड हिज फादर घटोत्कच। ये आते हैं अपने फादर घटोत्कच के बाद इन द ईयर 319 CE एंड रूल्ड अप टू 335 CE। ये 319 में आते हैं और 335 में वो चले जाते हैं, उनका रूल खत्म हो जाता है। ही वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी, और गुप्ता डायनेस्टी के सबसे पहले और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर यही रहे। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट द गुप्ता एम्पायर expanded their authorities and was stabilized over almost the whole North India। यही समय था जब गुप्ता एम्पायर लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया था, इन्हीं के समय में, चंद्रगुप्त वन के समय में ही। ही अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, और उनको टाइटल दिया गया था महाराजाधिराज। किस रूलर को क्या टाइटल दिया गया था ये भी एग्जाम में पूछता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। चंद्रगुप्त वन का टाइटल है महाराजाधिराज। चंद्रगुप्त वन के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं वो होते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, ये चंद्रगुप्त वन के बेटे होते हैं, और इनका कॉइन बहुत फेमस होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है उनके बारे में। ही वॉज द नेक्स्ट पावरफुल रूलर। ही सक्सीडेड हिज फादर चंद्रगुप्त वन इन 335 CE। ये बहुत पावरफुल होते हैं और 335 CE में अपने फादर के बाद वो रूलर बन जाते हैं। देयर आर 3 मेन सोर्सेस ऑफ द पीरियड ऑफ समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त के पीरियड का 3 मेन सोर्स है, जिसमें कि सबसे पहला है इंक्रिप्शंस ऑन अशोकाज पिलर इन इलाहाबाद। अशोका का जो पिलर था इलाहाबाद में, उस पर भी इनके बारे में कुछ कुछ डिटेल में लिखा गया है। नेक्स्ट है ईरान एडिक्ट। ईरान एक मध्य प्रदेश में जगह का नाम है, वहाँ पे जो एडिक्ट पाया गया है उस पर भी समुद्रगुप्त के बारे में बहुत डिटेल है। नेक्स्ट है क्वाइंस ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो क्वाइन था उससे भी हमें इनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। समुद्रगुप्त वाज नोन फॉर हिज लॉन्ग मिलिट्री कैंपेन टू नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया which stabilized his sovereignty but not his direct rule। समुद्रगुप्त ने क्या किया था कि ये पूरा साउथ इंडिया को ट्रैवल कर लिए थे, यहाँ से निकले थे और पूरा साउथ इंडिया ट्रैवल कर लिए थे, जिससे उनका डायरेक्ट रूल तो नहीं लेकिन उनका बहुत इन्फ्लुएंस वहाँ पे पड़ गया था, उनका प्रभाव पूरे साउथ इंडिया में था, जिससे वो इनडायरेक्टली रूल करते थे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ही इज ऑल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन जो है वो फ्रांस का शासक था, और जैसे समुद्रगुप्त ने कैंपेन किया था वैसे नेपोलियन भी उनसे पहले किया करता था, इसीलिए हम लोग समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। बट द गुप्ता एम्पायर वॉज नॉट एज लार्ज एज द मौर्यंस। लेकिन गुप्ता एम्पायर मौर्यंस के इतना बड़ा नहीं हो पाया था। वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम द प्राशस्ती बाई पोएट हरि सेना ऑफ हिज कोर्ट। उनके दरबार में एक हरि सेना नाम के पोएट थे, उन्होंने एक किताब लिखा था प्राशस्ती, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल के खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं वो होते हैं चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू समुद्रगुप्त के बेटे होते हैं और चंद्रगुप्त वन के पोते होते हैं वो। उनके बारे में यहाँ पे लिखा है, ही वॉज द सन ऑफ समुद्रगुप्त एंड सक्सीडेड हिम इन 375 CE। अकॉर्डिंग टू एन इंक्रिप्शन ऑन द आयरन पिलर एट मेहरौली। मेहरौली में एक आयरन पिलर है जो कि कुतुब मीनार के नज़दीक है दिल्ली में। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। उसके अनुसार चंद्रगुप्त टू को एक टाइटल दिया गया था जो कि था विक्रमादित्य। इनका टाइटल याद रखना, क्योंकि इसमें जो तीनों रूलर है तीनों का कुछ ना कुछ टाइटल है। द इंक्रिप्शन ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द विक्ट्री कैंपेन्स ऑफ चंद्रगुप्त। और इसी इंक्रिप्शन पे हमें चंद्रगुप्त के विक्ट्री कैंपेन्स के बारे में भी पता चलता है कि उन्होंने कौन कौन से राज्य जीते थे। चंद्रगुप्त वाज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर बट ऑल्सो अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। वो सिर्फ एक बड़ा वॉरियर नहीं था बल्कि आर्ट एंड लर्निंग को भी वो बहुत प्रमोट करता था। ही हैड मेनी स्कॉलर्स, पोएट एंड आर्टिस्ट इन हिज कोर्ट। उसके दरबार में बहुत सारे स्कॉलर्स यानी कि विद्वान थे, पोएट्स थे यानी कि कवि थे, और बहुत सारे आर्टिस्ट भी हुआ करते थे। द बेस्ट 9 वर नोन एज नवरत्न। और उसमें से जो 9 बहुत इंपॉर्टेंट सबसे अच्छे आर्टिस्ट हुआ करते थे उनको वो नवरत्न कहते थे। एग्जाम्पल कालिदास। कालिदास भी उसी नवरत्न में से एक थे। वाज अ रीऑन्ड पोएट ऑफ हिज कोर्ट। उन्हीं के कोर्ट में, चंद्रगुप्त के ही कोर्ट में कालिदास पोएट हुआ। Introducing Flexi 2.0, the world's। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। अभी तक हमने जितना भी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है सभी का एडमिनिस्ट्रेशन लगभग सेम ही टाइप से चला करता था, तो इनमें भी हमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज मिलेंगे, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। यहाँ पे बताया गया है द किंग वॉज ऑल पावरफुल बट ही इंश्योर्ड द वेलफेयर एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। राजा के पास सारा पावर होता था लेकिन वो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले इंश्योर करता था कि उसके डिसीजन से उसकी प्रजा खुश रहे। ही हैड अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लाइक मंत्री, सचिव, संधि विग्राहिक, महासेनापति एटसेट्रा। उनका एक मंत्री परिषद हुआ करता था जिसमें कि बहुत सारे मंत्री लोग होते थे और सबका एक अलग अलग पर्टिकुलर काम हुआ करता था। दे एडवाइज्ड एंड असिस्टेड हिम। उनका काम होता था कि वो राजा को अलग अलग टॉपिक्स पे एडवाइस करे और उनको असिस्ट करे डिफरेंट कामों में। अलग पर्टिकुलर काम हुआ करता था। दे एडवाइज्ड एंड असिस्टेड हिम। उनका काम होता था कि वो राजा को अलग अलग टॉपिक्स पे एडवाइस करे और उनको असिस्ट करे डिफरेंट कामों में। बट द किंग वॉज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट देयर एडवाइस। लेकिन राजा बाउंड नहीं था कि उसके मंत्री का एडवाइस मानना ही है। अगर राजा का मन होता था तो वो मानता था, नहीं मन होता था तो रिजेक्ट कर देता था। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस नोन एज भुक्तीज और देश। पूरा एम्पायर जो था, पूरा गुप्ता एम्पायर छोटे छोटे भुक्तीज में, छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था ताकि रूल करना आसान हो सके। दे वर गवर्न बाय ऊपरी का महाराजा और भोगपति। और इसको गवर्न करने का काम, इसको चलाने का काम भोगपति किया करते थे, जो कि
एक मेन राजा के अंडर में आते थे, जैसे कि चंद्रगुप्त वन ही है, तो उनके अंदर में बहुत सारे भोगपति रहते थे और वो अलग अलग प्रोविंस का देखभाल करते थे। मोस्टली प्रिंसेस वर अपॉइंटेड टू दीज पोस्ट, और ज़्यादातर राजकुमारों को ये काम दिया जाता था, भोगपति का पोस्ट उनको दिया जाता था। समटाइम्स अदर कैपेबल एंड वाइज पर्सन्स वर ऑल्सो अपॉइंटेड ऑन दिस पोस्ट, और प्रिंसेस के अलावा यानी कि राजकुमारों के अलावा दूसरे लोगों को भी ये पोस्ट दिया जाता था। अगर वो कैपेबल होते थे, उस हिसाब से वो वाइज होते थे, बुद्धिमान होते थे, तो उनको भी भोगपति का पोस्ट दे दिया जाता था। द प्रोविंस, जिसको हम लोग भुक्तीज भी बोलते हैं, वर डिवाइडेड इनटू विश्य एंड देयर हेड वाज नोन एज विश्यपति। अब इसको और फर्दर डिवाइड किया जाता था भुक्तीज को, जैसे कि पूरा एम्पायर है, पूरे एम्पायर को छोटे फर्दर इस भुक्तीज को भी छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसको हम लोग विश्य बोला करते हैं। और विश्य के जो हेड होते थे उसको हम लोग विश्यपति कहते थे। तो किसके अंडर में कौन आया, ध्यान से समझना। सबसे जो ऊपर रूलर होता था, जैसे कि चंद्रगुप्त मान लेते हैं, सबसे ऊपर रूलर है। चंद्रगुप्त के नीचे एक रूलर रहेगा जो कि अलग अलग देश को देखेगा, देश या भुक्तीज जिसको बोलते हैं। भुक्तीज के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स है जिसको हम लोग विश्य बोलते हैं, और उसका हेड को विश्यपति बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखते हैं आगे क्या लिखा है। दे वर हेल्प्ड बाय 4 मेन नॉन गवर्नमेंटल कमिटीज। उसके बाद उसके अंदर में 4 लोग होते थे, जो ये विश्यपति है ना, उसके अंदर में 4 लोग हुआ करते थे, जो कि एक कमिटी बना के अलग अलग काम किया करते थे। द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वाज अंडर द विलेज हेडमैन कॉल्ड ग्रामीयक। जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी उनका कंट्रोल था, वो ग्रामीयक के अंडर में होता था। जो भी डिसीजन लिया जाता था किसी भी एक पर्टिकुलर गांव के बारे में, वो इन्हीं का काम होता था। द ग्राम पंचायत लुक्ड आफ्टर द नीड्स ऑफ द विलेजर। और ग्राम पंचायत का काम होता था कि वो विलेजर के सारे नीड्स को फुलफिल करें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोशल कंडीशन। देख लेते हैं कि उस समय का सोशल कंडीशन कैसा था। द पीपल हैड अ हैप्पी एंड पीसफुल फैमिली लाइफ। लोगों का फैमिली लाइफ बहुत ही खुश रहा करता था और बहुत ही पीसफुल हुआ करता था। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम वाज प्रिविलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। उस समय ज्वाइंट फैमिली में लोग रहना पसंद करते थे। द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट सो बैड बट इट बिकेम वर्स ड्यूरिंग द लेटर पीरियड्स। उस समय गुप्ता एम्पायर के समय वुमेन का कंडीशन उतना बुरा भी नहीं था, मतलब बुरा था लेकिन ज़्यादा बुरा नहीं था, लेकिन बाद में आगे के समय में वो और बुरा हो गया। तो वुमेन के कंडीशन के बारे में हम लोग हिस्ट्री में बहुत बार पढ़े हैं। वुमेन का कंडीशन कहीं पे सुधरता है, फिर बिगड़ जाता है, फिर सुधरता है, फिर बिगड़ जाता है, तो उसी तरीके से चल रहा था। चाइल्ड मैरिज हैड ऑल्सो स्टार्टेड। उस समय चाइल्ड मैरिज भी स्टार्ट हो गया था। एजुकेशन वाज मोस्टली लिमिटेड टू अपर क्लास फैमिलीज। और एजुकेशन भी मिल पाता था सिर्फ अपर क्लास फैमिलीज को, और गर्ल्स को यानी कि वुमेन को तो एजुकेशन मिल ही नहीं पाता था लगभग। सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स एंड एनिमल फाइटिंग्स वर द चीफ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग कोई फेस्टिवल मनाते थे या एनिमल फाइटिंग्स करवाते थे। अब इकोनॉमिक कंडीशन देख लेते हैं कि गुप्ता एम्पायर के समय उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। यहाँ पे लिखा है इंटर स्टेट ट्रेड फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस समय एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रेड था बहुत अच्छे से हुआ करता था। ट्रेड वाज कैरीड ऑन बाय लैंड एंड रिवर रूट्स। जो ट्रेड होता था, सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था, या तो रोड से जाता था या तो रिवर रूट से जाया करता था। इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है, मथुरा, कौशाम्बी, तमरालिप्ति, भारूकच्छ एंड उज्जैनी वर ऑल कनेक्टेड बाय रोड्स। ये सारे प्लेसेस रोड से कनेक्टेड थे उस समय। द रिवर्स नेमली गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी प्रोवाइडेड वाटरवेज। और इन सारी नदियों से वाटरवेज मतलब शिप चला करते थे। इंडियाज इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स वर पर्ल्स, डायमंड, प्रीसियस स्टोन, गारमेंट्स, इवोरी प्रोडक्ट्स एंड इंडिगो। गुप्ता एम्पायर के समय क्या क्या एक्सपोर्ट किया करते थे इंडिया से, उसके बारे में ये वाला पॉइंट तो याद ही रखना। नेक्स्ट है द इंपोर्ट्स इंक्लूड गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, सिल्क, हॉर्सेस एटसेट्रा। और जो इंपोर्ट हम लोग किया करते थे इंडिया में वो ये सारे सामान थे। उसमें हॉर्स भी है। हॉर्स पहले इंडिया में नहीं पाया जाता था, वो मिडिल एशिया से इंपोर्ट किया जाता था। ब्रह्मदेश, जावा, सुमात्रा, बाली, चंपा, ये सब कंट्रीज के नाम। गाइस गूगल ने एक ऐसी खतरनाक ऐप एंड कंबोजा, जिसका नाम अभी कंबोडिया है। तो ये सारे कुछ देश थे जहाँ पे ट्रेड होता था, फॉरेन ट्रेड, बाहर भी सामान जाता था, विदेश भी जाता था। ऑफ द कंट्रीज विथ विच द फॉरेन ट्रेड वाज कैरिड आउट। तो ये सारे कुछ बाहर के भी देश हो गए। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। और एग्रीकल्चर उस समय के लोगों का भी मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। द फार्मर वर द ऑनर्स ऑफ लैंड। और फार्मर ही लैंड के ऑनर माने जाते थे। कुछ ऐसा भी पीरियड आया था जिस समय क्या होता था कि राजा के अंडर में ही सारे जमीन हुआ करते थे और किसानों को बस उस पर खेती करना होता था और फसल उगाना होता था। लेकिन इस समय गुप्ता एम्पायर के समय ऐसा नहीं था। गुप्ता एम्पायर के समय एक किसान ही पूरे लैंड का ऑनर हुआ करता था। फॉर प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज, वेल्स, टैंक्स, कनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड। और सिंचाई के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज दिए गए थे। कुआं खोदा गया था, टैंक बनाया गया था, कनाल बनाया गया था, एटसेट्रा। द मेन क्रॉप्स वर व्हीट, राइस, पल्सेस, बार्ली, शुगर
कैन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल एक्सेट्रा। तो उस समय का मेन क्रॉप्स क्या था, ये भी एग्जाम में पूछता है, इसको भी याद रखना। टैक्सेशन रिमेन द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और राजा के पास जो रेवेन्यू आता था, यानी कि राजा के पास पैसा होना चाहिए ना, तभी ना वो पब्लिक के लिए काम करेगा। तो वो पैसा का मेन सोर्स क्या था, टैक्सेशन। टैक्सेशन का मतलब होता है टैक्स लेना। वो जनता से, जैसे कि ट्रेडर हो गए, फार्मर्स हो गए, उससे कुछ टैक्स लिया करते थे, और यही उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, जिससे वो डेवलपमेंट वर्क किया करते थे। अब देख लेते हैं कि गुप्ता एम्पायर के समय रिलीजियस बिलीफ कैसा था लोगों का। यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द किंग एंड द मोस्ट पीपल वर फॉलोअर्स ऑफ वैश्वनिज्म एंड शिविज्म। उस समय लोग ज्यादातर वैश्वनिज्म को फॉलो करते थे और शिविज्म को फॉलो करते थे। दे वर फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑल्सो। उस समय कुछ लोग बुद्धिज्म को भी फॉलो किया करते थे और जैनिज्म को। तो मेनली 4 ही धर्म हुआ करता था उस समय। देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम। उस समय लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था इन चारों लोगों के बीच। दे ऑल लिव्ड हार्मोनियसली, और सभी लोग मिलजुल कर एक साथ अच्छे से रहते थे। सन वाज ऑल्सो वर्शिप्ड बाई मेनी पीपल, और बहुत सारे लोगों के द्वारा सन का भी पूजा किया जाता था, सूर्य भगवान का। मेनी सन टेम्पल्स वर बिल्ड, और बहुत सारे सन टेम्पल भी बनाए गए थे। द किंग गेव ग्रांट्स एंड डोनेशन टू ऑल द रिलीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और राजा जो होते थे सारे रिलीजन को सेम टाइप से दान दिया करते थे, डोनेशन दिया करते थे, और कोई भी अगर ग्रांट होता था, कोई भी अगर मांग होता था, तो उनकी मांग को भी पूरा किया करते थे। इट वाज अ पीरियड ऑफ रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म एंड संस्कृत लैंग्वेज। यही वो समय था जिसमें हिंदुइज्म को रिवाइव करने का टाइम मिला, यानी हिंदू धर्म जो खत्म होने के कगार पे आ गया था, हिंदू धर्म फिर से रिवाइव हुआ, और संस्कृत लैंग्वेज भी फिर से रिवाइव हुआ, क्योंकि इस समय जो राजा हुआ करते थे वो आर्ट और कल्चर को बहुत ध्यान में रखा करते थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इसके बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखना, इससे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा ही। यहाँ पे लिखा है, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वाज हाईली डेवलप्ड इन ऑल इट्स ब्रांचेस। उस समय आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा डेवलप्ड था सारे ब्रांचेस में, जैसे कि कौन कौन, स्कल्पचर यानी कि मूर्ति बनाना, पेंटिंग, टेम्पल बिल्डिंग, मेटलर्जी, मेटलर्जी का मतलब होता है ओर से प्योर मेटल को निकालना, उसके बाद म्यूजिक एक्सेट्रा। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी फाइंड बिगिनिंग ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। इसी पीरियड में मंदिर का बनना स्टार्ट हुआ था। इनिशियली देयर यूज्ड टू बी वन रूम टेम्पल वेयर द इमेज ऑफ द मेन डाइटी वाज इंस्टॉल्ड विद द डेकोरेटेड मेन गेट। मंदिर बनने से पहले सिर्फ एक रूम का मंदिर हुआ करता था, और उसमें भगवान की मूर्ति या भगवान की फोटो रख दी जाती थी, और उसका मेन गेट सजा दिया जाता था। बस ऐसा ही मंदिर हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत सारे मल्टी रूम्स वाले मंदिर बनने लगे। लेटर ऑन द साइज ऑफ द टेम्पल्स बिकेम लार्जर एंड लार्जर, और धीरे धीरे मंदिर का साइज बढ़ने लगा। भीतर गांव जो कि कानपुर में है, एंड देवघर, ये सारे कुछ जगह है जहाँ पे एक रूम वाला टेम्पल अभी भी हम लोग देख सकते हैं। द टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक स्कल्पचर। उस समय का जो मंदिर हुआ करता था उसमें बहुत सारे स्कल्पचर बने होते थे, सुंदर सुंदर, बहुत सारे आर्ट्स बने होते थे। वो अभी भी हम लोग देख सकते हैं। कहाँ पे, अजंता और एलोरा केव्स में, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अजंता एंड एलोरा केव्स जो कि कहाँ पे है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। केव्स प्रेजेंट इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द पेंटिंग्स एंड स्टोन कट टेम्पल्स। वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग अभी भी बना हुआ है, और बहुत सारे स्टोन कट टेम्पल्स वहाँ पे है गुफा के अंदर में। स्टोन कट का मतलब होता है कि पत्थर को काट के टेम्पल बनाया गया था। मेनी इमेजेस कंसर्निंग कृष्ण लीला हैव बीन फाउंड इन राजशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है राजशी, वहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स मिले, बहुत सारे इमेजेस मिले हैं, जिसमें कि कृष्ण भगवान के बारे में दिखाया गया है। उस समय के आर्ट और आर्किटेक्चर का और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे कि अ लार्ज इमेज ऑफ वराहा ऑफ 4th century, इमेज ऑफ महावीर स्वामी एंड महात्मा बुद्ध आर सम ऑफ द फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ देयर एक्सीलेंस इन स्कल्पचर मेकिंग ऑफ दैट पीरियड। ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो गए जिससे कि हमें पता चलता है कि उस समय का स्कल्पचर मेकिंग कितना एडवांस था। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस पीरियड्स आर्ट, इस समय के आर्ट का सबसे बड़ा फीचर क्या है वो यहाँ पे दिया गया है, दैट दे आर टोटली फ्री फ्रॉम फॉरेन इंपैक्ट। वो बाहरी देशों के किसी भी आक्रमण के हाथ में नहीं लगा, उसके इंपैक्ट से ये बचा रहा अभी तक। इस पिक्चर में यहाँ पे अजंता केव्स दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, और उसी को कट करके यहाँ पे क्या बना दिया गया है, बहुत सारा टेम्पल बना दिया गया है। इसी को हम लोग रॉक कट टेम्पल बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हमने देखा था कि गुप्ता एम्पायर में क्या हुआ था कि संस्कृत को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा था, और इस समय बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए थे, जिसके बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा है, गुप्ता पीरियड वाज गोल्डन पीरियड फॉर संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत के लिए इसको हम लोग गोल्डन पीरियड बोलते हैं, क्योंकि उस समय संस्कृत को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। कालिदास एडॉन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त टू, और कालिदास चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में हुआ करते थे। 9 रत्न में से एक थे ना कालिदास। ही वाज वन ऑफ द 9 जेम ऑफ द रॉयल कोर्ट, 9 जेम में से एक थे। कालिदास ने कुछ बुक्स लिखे थे जिसका नाम यहाँ पे बताया गया है। हिज फेमस वर्क्स आर अभिज्ञान शकुंतलम, एक पहला बुक हो गया, एग्जाम में पूछता है, याद रखना। उसके बाद है मालविकाग्निमित्रम, उसके बाद है कुमार संभव, उसके बाद है रघुवंश, उसके बाद मेघदूत। तो ये 4-5 बुक है जिसके बारे में आपको याद रखना है, एंड मेनी अदर्स। भाषा रोड 17 प्लेज ड्यूरिंग दिस पीरियड। भाषा एक पोएट का नाम है जिन्होंने 17 प्लेज लिखे थे गुप्ता एम्पायर के पीरियड में ही। विशाख दत्ताज मुद्रा रक्षा, जो कि एक प्ले का नाम है, इज ऑल्सो वेल नोन, ये भी एक फेमस प्ले का नाम है। पोएट हरिसेना प्रेज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। हरिसेना एक पोएट थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के जितने सारे कॉन्क्वेस्ट है उसको अपने पोयम में प्रेज किया, यानी कि उसकी बड़ाई की है। इलाहाबाद प्राशस्ती, पंडित विष्णु शर्माज वर्क पंचतंत्र इज अ फेमस कलेक्शन ऑफ टेल्स विद मॉरल टीचिंग्स। पंचतंत्र की कहानी के बारे में तो सुने ही होंगे, तो उसको लिखने वाले कौन थे, पंडित विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र की जितनी भी कहानियां होती थी उसके लास्ट में हमें एक मॉरल टीचिंग यानी कि एक शिक्षा मिलती है। अगर पंचतंत्र की कहानी के बारे में नहीं जानते हो तो यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत अच्छा स्टोरी हुआ करता था उसमें। दिस पीरियड saw the development of literature in Pali, Prakrit and Tamil language as well। मतलब संस्कृत का तो डेवलपमेंट हुआ ही था, संस्कृत लैंग्वेज में बहुत सारे लिटरेचर लिखे ही गए थे, साथ ही साथ पाली, प्राकृत और तमिल लैंग्वेज का भी उस समय डेवलपमेंट हुआ था। रामायण एंड महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इनटू तमिल, और उसी समय रामायण और महाभारत जो कि बहुत फेमस एपिक है हिंदू धर्म का, उसको ट्रांसलेट किया गया था तमिल लैंग्वेज में। इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए इस पॉइंट को अच्छे से याद रखो।
Welcome to Quizverse. God of हम लोग को पढ़ना है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। गुप्ता पीरियड के समय जितना डेवलपमेंट हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी में उतना पहले कभी नहीं हुआ था। इस समय बहुत सारे आविष्कार हुए जिसके कारण आज मॉडर्न जो साइंस है वो इतना डेवलप हो पाया है। जैसे कि जीरो का आविष्कार हुआ, मैथमेटिक्स में जो कुछ भी फॉर्मुलाज हम लोग पढ़ते हैं वो इसी समय आया था, आर्यभट्ट ने उसको बताया था। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो कुछ भी हम लोग जानते हैं, सारा नॉलेज का जो बेसिक है वो हमें इसी समय के बुक से मिलता है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज बीन नोलेस। गुप्ता पीरियड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जिसके बारे में हम लोग अभी पूरा पढ़ने वाले हैं। जैसे कि जितने सारे ब्रांचेस है, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री एंड मेनी अदर ब्रांचेस, जितने सारे ब्रांचेस है साइंस से रिलेटेड, सभी ब्रांचेस में डेवलपमेंट हुए थे उस समय। मेनी ब्रांचेस ऑफ साइंस वर वेल डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखो आर्यभट्ट के बारे में बताया गया है कि आर्यभट्ट ने क्या क्या खोज किया था उस समय। आर्यभट्ट वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड मैथमेटिशियन ऑफ दिस पीरियड। आर्यभट्ट बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन थे। इट वाज ही हु प्रूव्ड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन ऑन इट्स एक्सिस एंड नॉट वाइस वर्सा। इन्होंने ही प्रूव किया था कि जो हमारा अर्थ है ना, ये सन के चारों तरफ घूमता है और उसके साथ साथ अपने एक्सिस पे भी घूमता है। इससे पहले लोग मानते थे क्या कि हमारा अर्थ रुका हुआ है और हमारा सन जो है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ ऐसे करके घूमता है। तो इन्होंने उस बात को गलत प्रूव किया और सही बात सबको बताया। और ये सब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से नहीं बताया, ये सब उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व करके बताया। स्टार्स का पोजीशन, मून का पोजीशन, हमारे सन का पोजीशन, इन्हीं सब के पोजीशन को ऑब्जर्व करके एनालाइज किया और ये सारा डिटेल उन्होंने अपने बुक में लिखा। ही हैड रिटन अ बुक आर्यभट्टम ऑन मैथमेटिक्स। उन्होंने मैथमेटिक्स पे एक बुक लिखा जिसका नाम आर्यभट्टम है। The book explained the concept of square root, place value of the digits, introduction of zero, decimal system and also about the triangle and circle। मतलब जितना चैप्टर अभी पढ़े हो ना मैथ में, सारा चैप्टर का स्टार्टिंग जो बेसिक है वो आर्यभट्ट ने ही समझाया था दुनिया को। Even the eclipse could easily be predicted। उस समय वो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी कंप्यूटर के इक्लिप्स को भी प्रिडिक्ट कर सकते थे। इक्लिप्स मतलब होता है ग्रहण, मतलब ग्रहण कब लगेगा, किस दिन लगेगा, वो बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के प्रेडिक्ट कर पाते थे। आर्यभट्ट के बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया वो थे चरक और तीसरे थे सुश्रुत। उनके बारे में यहाँ पे लिखा है चरक अ फिजिशियन रोट चरक संहिता। चरक एक फिजिशियन थे जिन्होंने चरक संहिता नाम से एक बुक लिखा था। एंड सुश्रुत अ सर्जन रोट सुश्रुत संहिता। चरक जो थे, चरक आयुर्वेद के निर्माता माने जाते हैं, यानी कि आयुर्वेद जो अभी हम लोग जानते हैं उसको चरक ने ही सबके सामने इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद सुश्रुत जो है इन्होंने सर्जरी को सबके सामने इंट्रोड्यूस किया था। उस समय ही जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई भी कंप्यूटर नहीं था, उस समय ही सुश्रुत सर्जरी किया करते थे। उन्होंने सर्जरी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन था वो जो बुक में लिखा, उसी बुक का नाम है सुश्रुत संहिता। अब देखो देयर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस इज वेरी सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। उन्होंने मेडिकल साइंस में इन दोनों ने मिलकर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। उसके बाद जो तीसरे इंपॉर्टेंट पर्सन थे उस समय वो थे नागार्जुन। नागार्जुन केमिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान थे। वही यहाँ पे लिखा है नागार्जुन वाज अ फेमस स्कॉलर ऑफ केमिस्ट्री। द रस्ट फ्री आयरन पिलर इन मेहरौली इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो मेहरौली में एक आयरन पिलर बना हुआ है उसमें जंग नहीं लगता है। तो रस्ट फ्री आयरन पिलर जो बनाया गया इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। हैज नेवर गोट रस्टेड टिल टुडे। उसमें आज तक जंग नहीं लगा है, उसमें कोई पेंट वगैरह भी नहीं है। द कंपोजिशन ऑफ इट्स एलॉय इज अ फाइन एग्जांपल ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी ऑफ गुप्ता पीरियड। उस समय आयरन टेक्नोलॉजी कितना डेवलप था उसका एग्जांपल यही है मेहरौली का जो आयरन पिलर है। यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया गया है। चरक का पिक्चर यहाँ पे है जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में लिखा था। उसके बाद सुश्रुत का पिक्चर यहाँ पे है जो देखो यहाँ पे सर्जरी कर रहे हैं, आई सर्जरी। उसके बाद यहाँ पे तीसरे जो है नागार्जुन जिन्होंने केमिस्ट्री में महारत हासिल की थी। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे गुप्ता एम्पायर में जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। और सबसे पहले जो हमने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा था वो तो थे ही। तो यहाँ पे हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हमें देखना है कि गुप्ता एम्पायर को हम लोग गोल्डन के बारे में हमने देखा कि साइंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ऊपर से लिटरेचर के फील्ड में, आर्ट और आर्किटेक्चर कितना डेवलप था उस समय। तो इसी सब रीजन के कारण इस समय को हम लोग एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू मस्ट हैव नोटिस दैट द अचीवमेंट ऑफ वेरियस गुप्ता किंग इन ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जितने सारे गुप्ता किंग थे सभी ने कुछ ना कुछ अच्छा अचीव किया। दैट इज वाई द गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। अगर एग्जाम में पूछा जाए विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो हम लोग सीधा लिखेंगे गुप्ता पीरियड। इट इज ड्यू टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, पीस एंड ऑर्डर। इसका रीजन ये रहा कि उस समय पॉलिटिकल यूनिटी अच्छा था, पीस था लोगों के बीच में, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छे से काम किया करता था। देयर वॉज अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर एंड साइंस। और उस समय बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था साइंस के फील्ड में, आर्ट और लिटरेचर के फील्ड में। गुप्ता रूलर्स मेड ग्रेट एफर्ट्स फॉर प्रोग्रेस ऑफ हिंदू रिलीजन एंड संस्कृत लैंग्वेज। उन्होंने हिंदू रिलीजन के बढ़ावा के लिए और संस्कृत लैंग्वेज के बढ़ावा के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज आइडल एंड हेंस द सब्जेक्ट वर हैप्पी एंड प्रॉस्परस। उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बहुत अच्छे से काम किया करता था, इसीलिए सब्जेक्ट यानी कि उस समय के जो लोग थे वो बहुत खुश हुआ करते थे। ब्राह्मण्स, स्कॉलर, सेंट एंड वुमेन वर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। सभी को उस समय बराबर रिस्पेक्ट दिया जाता था। आर्यभट्ट, ब्राह्मीर, नागार्जुन वर द फेमस स्कॉलर्स ऑफ दैट पीरियड। उस समय ये सब फेमस स्कॉलर थे, इनके बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ा अभी।
Students from far away places came to study in the universities of Nalanda, कन्नौज, तक्षशिला, उज्जैन एटसेट्रा। और ये सारे कुछ प्लेसेस पे बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ भी बनाए गए थे जहाँ पे बाहर से भी लोग आते थे, बच्चे आते थे पढ़ने। गुप्ता रूलर्स इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड क्वाइन मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। उन्होंने एग्रीकल्चर और ट्रेड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया और उस समय उन्होंने क्वाइन इंट्रोड्यूस किया जो कि सिल्वर से बना होता था और गोल्ड से भी बना होता था। तो इस तरह से हमने गुप्ता एम्पायर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस किया, लाइन बाय लाइन डिस्कस किया। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू बना के पूछा जाता है चैप्टर के अंदर से तो आप आसानी से उसको कर पाते हो। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने क्लासमेट के